एक राजा जिसने कभी राज नहीं किया लेकिन हमेशा अपने लोगों के दिलों में राजा के रूप में राज किया। एक ऐसा राजा जो प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों में आदिवासियों का हक चाहता था। वह राजा जो आदिवासियों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहता था। वह 25 मार्च 1966 को अपने ही महल की सीढ़ियों पर सीने में 25 गोलियां लिए पड़ा था। आखिर इस दिन ऐसा क्या हुआ था? आखिर कौन था वो राजा और क्यों वो लोगों के दिलों में राजा के रूप में राज करता था? आखिर इसने ऐसा क्या किया था आदिवासी लोगों के लिए और क्यों वो 25 मार्च 1966 को अपने ही महल की सीढ़ियों में 25 गोलियां खाए पड़ा था? वो राजा था राजा प्रवीण चंद्र बंसदेव। आप में से कई लोगों ने उनका नाम नहीं सुना होगा क्योंकि उनके बारे में कभी बताया ही नहीं। कक्षा 10वीं तक में एक बुक आती है हिस्ट्री नाम की। उसमें अनेक शासकों और राजाओं के बारे में बताया जाता है कि ये राजा इतने सालों पहले आया, इतने सालों तक राज किया, इन राजाओं से लड़ाइयाँ लड़ी, ये संघर्ष, ये विरोध किए। लेकिन आपको आदिवासियों के संघर्षों के बारे में, उनकी लड़ाइयों के बारे में कोई नहीं बताएगा। आदिवासियों में भी बहुत से राजा हुए हैं लेकिन एक भी राजा के बारे में नहीं बताया जाता है। आदिवासियों के इतिहास के बारे में आपको कभी नहीं बताया जाता क्योंकि ये लोग डरते हैं अगर आदिवासियों को उनका इतिहास पता चल गया तो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी, यहाँ सत्ता चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए वो नहीं बताते। तो राजा प्रवीण चंद्र बंसदेव कौन थे, इनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल से जानते हैं। राजा प्रवीण चंद्र बंसदेव छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके के राजा थे। आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने के लिए उन्हें उजाड़ना कोई नई बात नहीं है। यह आजादी के बाद ही शुरू हो गया था। आजादी के समय लगभग 565 रियासतें थी जिनके शासक नवाब या राजा कहलाते थे। आजाद भारत की कई प्रमुख समस्याओं में से एक समस्या इन रियासतों के विलय होने की भी थी। ऐसे कई राजा और नवाब थे जो आजादी और विलय को देश हित में मानते थे। इसीलिए कुछ रियासतों को छोड़कर अधिकांश रियासतें अपनी इच्छा से भारत के संघीय ढांचे का हिस्सा बन गई। ऐसा नहीं है कि आदिवासियों द्वारा मुख्य धारा में शामिल होने का प्रयास कभी हुआ ही नहीं। संविधान निर्माण सभा में डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा शामिल थे। भारतीय राजनीति में डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा से लेकर कार्तिक उराव, गरिया मुंडा, शिबू सोरेन और हिरासी मरकाम तक यह कोशिश जारी थी। आदिवासी नेताओं और आदिवासियों के लीडर्स की ओर से जब इस दिशा में यह कोशिश की गई तब उनके साथ विश्वासघात किया गया और जान से मार दिया गया। आदिवासियों द्वारा न्याय पाने के लिए संघर्ष का इतिहास शुरू से ही रक्त रंजित रहा है। तो 565 रियासतों में से एक रियासत के राजा प्रवीण चंद्र बंसदेव थे। उस रियासत का नाम था बस्तर। जब रियासतें विलय हो गई तो राजा प्रवीण चंद्र बंसदेव बहुत आशान्वित थे कि अब तो आदिवासियों के लिए कुछ अच्छा होगा। बस्तर रियासत के विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए और राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने के लिए कांग्रेस में शामिल हुए। आपको बता दें कि बस्तर रियासत के राजा काकतीय वंश के अंतिम राजा थे। बस्तर के आदिवासी दंतेश्वरी देवी और राजा प्रवीण चंद्र बंसदेव में असीम आस्था रखते थे। बस्तर के आदिवासियों में राजा प्रवीण चंद्र बंसदेव के प्रति लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी तस्वीर बस्तर के सभी आदिवासियों के घरों में देखने को मिल जाएगी। बस्तर के आदिवासी इनकी पूजा करते हैं। राजा बंसदेव ने आदिवासियों के हक के लिए संघर्ष किया। वे आजाद भारत से बहुत उम्मीद रखने वाले रोशन ख्याल के राजा थे। उन्हें लगता था कि आजाद भारत में आदिवासियों का शोषण अंग्रेजों की तरह नहीं होगा। वे मानते थे कि आदिवासियों को उनकी जमीन पर बहाल करना, पुनः स्थापित करना अब आसान होगा। साथ ही आदिवासियों को भी विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त होगा। एक तरफ से वे आजादी को बस्तर के पूर्ण विकास के लिए एक बेहतरीन अवसर के रूप में देखते थे। एक समय था जब बस्तर भारत का सबसे बड़ा जिला था। एक संभाग के रूप में वह आज भी देश के सबसे बड़े संभागों में से एक है। इसमें कुल 4 जिले शामिल है, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर और कोंडागांव। ये हम इसीलिए बता रहे था कि आपको आगे समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो चलिए आपको थोड़ा सा हम राजा के बारे में भी बताते हैं। बस्तर के अंतिम राजा थे प्रवीण चंद्र बंसदेव। इनका जन्म 25 जून 1929 को शिलोंग में हुआ था। बचपन में ही माता पिता की मृत्यु के पश्चात 6 वर्ष की आयु में ब्रिटिश शासन द्वारा उनका राज तिलक कर दिया गया। उनकी आगे की देखरेख ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा की गई। 18 वर्ष की उम्र होने के बाद आजादी के कुछ समय पहले ही उन्हें बस्तर की सत्ता सौंपी गई, लेकिन जल्द ही उसे उन्होंने भारतीय गणराज्य में विलय कर दिया। आजादी के बाद अनेक रियासतें भारतीय गणराज्य में शामिल नहीं होना चाह रही थी। उसमें हैदराबाद निजाम भी थे। उसी समय बस्तर के बेलाडीला यानी कि वर्तमान में
दंतेवाड़ा जिला में लौह अयस्क के भंडार होने की जानकारी मिली। यह आर्थिक रूप से भारत और बस्तर रियासत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हैदराबाद निजाम ने अनेक लालच प्रलोभ देकर बस्तर रियासत को अपने पक्ष में करना चाहा, लेकिन प्रवीण चंद्र बसदेव ने हैदराबाद निजाम की सलाह को ठुकरा दिया। आजाद भारत में आदिवासियों के बेहतरीन जीवन की कल्पना कर रहे बसदेव ने 1 जनवरी 1948 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर बस्तर को भारतीय गणराज्य में शामिल कर दिया। अब भारत आजाद हो चुका था और झारखंड के आदिवासी नेता डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा आदिवासियों के हक की बात कर रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के भाग 5 और 6 में आदिवासियों के हक में तमाम प्रावधानों को निर्मित कर चुके थे। तो एक तरफ से संविधानगत रोड मैप तैयार हो चुका था, जरूरत थी तो बस संवैधानिक अधिकारों को अमल में लाने की या लागू करने की। जयपाल सिंह मुंडा कहीं न कहीं बड़ी राजनीतिक पार्टी की चाल को समझ नहीं पा रहे थे। यह बात प्रवीण चंद्र बसदेव को पसंद नहीं आ रही थी। वे पहले बस्तर और गोंडवाना, उसके बाद पूरे देश के आदिवासियों को राजनीतिक रूप से जागरूक करने की कोशिश करने लगे। सन 1957 में वे जगदलपुर विधानसभा का चुनाव लड़े और भारी मतों से विजयी हुए। जीतने के बाद उन्होंने स्थानीय लोगों का काम ईमानदारी से करना शुरू किया। 4 साल में बसदेव अविभाजित मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर चुके थे। सत्ताधारी पार्टी राजा से नेता बने प्रवीण चंद्र को आदिवासियों के हित में काम नहीं करने दे रही थी। परेशानियां बढ़ती जा रही थी। हालांकि कांग्रेस का सदस्य रहते हुए ही 1957 में वे विधायक बने थे, लेकिन आदिवासियों के प्रति सरकार के रवैये से निराश होकर 1959 में विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। मामला था मालिक मकबूजा भ्रष्टाचार कांड का। अब यह मालिक मकबूजा भ्रष्टाचार कांड क्या है, उनको हम बताते हैं। बस्तर रियासत के दौरान ही एक कानून बना था जिसमें आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकते थे, लेकिन आजादी के बाद उसमें संशोधन कर कई छेद कर दिए गए। नतीजा यह हुआ कि बोतल शराब कुछ पैसों में ही बाहरी लोग आदिवासियों के जंगल और जमीन को हड़पने लगे। साल और सागवान के जंगल खत्म होने लगे। इसे ही मालिक मकबूजा भ्रष्टाचार कांड नाम दिया गया। राजा ने इस भ्रष्टाचार और संशोधन का व्यापक रूप से विरोध किया। आदिवासी विरोधी सरकारी नीतियों के खिलाफ जब पूर्व राजा की सक्रियता बढ़ गई, तब फरवरी 1961 में उन्हें कुछ दिनों के लिए हिरासत में लिया गया। केंद्र सरकार ने कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रपति के एक आदेश के जरिए राजा के रूप में मिली उनकी सुविधाएं भी समाप्त कर दी। बस्तर के आदिवासी सरकार के इस फैसले से हैरान थे। एक तरफ से बस्तर में विद्रोह की स्थिति खड़ी हो गई। राजा के समर्थन में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। आदिवासियों में राजा के प्रति लोकप्रियता से चिढ़कर प्रशासन ने आदिवासी का दमन करने का निश्चय किया, यानी कि दबाने की कोशिश की, उन्हें डराने की कोशिश की। और इसी कोशिश में मार्च 1961 में 20,000 आदिवासियों पर निर्दयता से गोलियों की बौछार की गई, जिसमें अनेक आदिवासी मारे गए। तब राजा को लग गया कि हमें अलग से राजनीतिक राह बनानी होगी, यानी कि अलग से नई पार्टी हमें बनानी होगी जो कि सिर्फ आदिवासियों की पार्टी होगी। इसलिए सन 1962 तक आते आते ये पूरे देश के आदिवासियों के लिए एक आदिवासी पार्टी की नींव रखने के विषय में विचार करने लगे। सारी व्यवस्था कर ली गई थी। इसी साल होने वाले विधानसभा में इनके साथियों ने विधानसभा चुनाव का सामना किया और बस्तर के 10 विधानसभा सीटों में से 9 पर बड़ी जीत हासिल कर ली। उनके बढ़ते राजनीतिक प्रभाव से देश की सबसे बड़ी सत्ता परेशान हो गई। राजा की यह जीत सरकार को आदिवासियों के जन संहार का मुंह तोड़ जवाब था। इस बीच अनेक मुद्दों पर बसदेव का सरकार से सामना होता रहा, जैसे जबरन वैली वसूली, आदिवासी महिलाओं से पुलिस का दुर्व्यवहार, भूखमरी, दंडकारण्य प्रोजेक्ट इत्यादि। आदिवासी इन मुद्दों को लेकर अनेक अनशन और शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी किए। बसदेव प्रशासन के लिए हमेशा चुनौती बने रहे, क्योंकि वे हमेशा जन मुद्दों पर सरकार को घेरते रहे। आदिवासियों के बीच उनकी लोकप्रियता भी सरकार को चुभ रही थी। बसदेव के रहते बस्तर में जंगल काटने वाले या खनिज निकालने वाले उद्योगपतियों का घुसना मुश्किल हो गया था। उद्योगपतियों को सरकार में बैठे लोगों का स्पष्ट समर्थन मिल रहा था, फिर भी वे जंगल में काम नहीं कर पा रहे थे। सरकार किसी तरह इन समस्या से निजात पाना चाहती थी और निजात पाने के लिए या तो इन आदिवासियों को वहां से हटाना था या फिर उनका समर्थन चाहिए था, जो कि उन्हें कभी नहीं मिलता। इसलिए उन्होंने आदिवासियों को हटाने का सोचा। इसी बीच 25 मार्च 1966 को एक घटना घट गई। पूरे बस्तर से बड़ी संख्या में आदिवासी अपनी समस्याओं को लेकर बसदेव के समक्ष इकट्ठा हुए थे। इन्हीं लोगों में से एक विचाराधीन कैदी को ले जाते समय पुलिस और आदिवासियों में झड़प हो गई, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। जैसे ही पुलिसकर्मी की मौत हुई,
पुलिस ने जल्दी जल्दी पूरे राजमहल को घेर लिया। सभी आदिवासी राजमहल के अंदर जा चुके थे। पुलिस ने सभी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, इसलिए बसदेव ने पहले महिलाओं और बच्चों को आत्मसमर्पण करने के लिए भेजा, लेकिन पुलिस अपनी जबान से बदल गई और पुलिस ने निहत्थे औरतों और बच्चों पर फायरिंग करना शुरू कर दी। बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे मारे गए। पुलिस के इस हरकत से फिर किसी को आत्मसमर्पण करने की हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद और अधिक पुलिस बल बुला लिया गया। राजमहल में घुसकर पुलिस ने अनेक आदिवासियों समेत राजा को गोलियों से भून दिया। दोपहर तक पूरे राजमहल में सन्नाटा छा चुका था। पुलिस ने 61 बार राउंड फायरिंग की थी। उस दिन एक राजा जिसने कभी राज नहीं किया था, लेकिन वह हमेशा अपने लोगों के जहन में राजा के रूप में राज किया। एक ऐसा राजा जो प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों में आदिवासियों का हक चाहता था, आदिवासियों के लिए शिक्षा रोजगार चाहता था। वह 25 मार्च 1966 को अपने ही महल की सीढ़ियों में पड़ा था। यह उस समय की बात है जब लाल गलियारा नहीं बना था, भारत में नक्सलवाद नहीं था। राजा लाल गलियारा और नक्सलवाद दोनों से ही आदिवासियों को बचाना चाहता था, लेकिन उसी देश की सत्ता ने धोखा दिया। राजा की मौत से सरकार के प्रति आदिवासियों के मन में अविश्वास का जो भाव पैदा हुआ वह आज तक झलकता है। एक सवाल जिसे राजा बसदेव हल करना चाहते थे वह आज भी मुंह बांधे खड़ा है और वहाँ की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। उस दिन राजा के महल में जो भी घटना घटी, क्या वो एक साजिश थी सरकार की या कुछ और? आपको क्या लगता है? आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। आप में से कई लोगों ने राजा प्रवीण चंद्र बसदेव का नाम आज पहली बार सुना होगा, क्योंकि पहले कभी इनके बारे में नहीं बताया। ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी घटनाएं हैं, बहुत से हत्याकांड हैं जिनके बारे में आदिवासी भाइयों को कभी नहीं बताया। हम इस चैनल के माध्यम से आगे आदिवासियों के इतिहास के बारे में बताते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन हो या तो हमारे ईमेल पर या फिर बता दिया करो, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में या उस पर हम फिर से वीडियो बनाए तो हम उसमें शामिल कर सके। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।